हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 26 नवंबर 2023 के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक न्यूज़ आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा अंतिम तक। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो उसके अंदर फ्री पीडीएफ का ऑप्शन आता है। उसी वाले टाइल के अंदर आपको डेली की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने टेलीग्राम पर भी वर्ल्ड कप 2023 जो अभी समापन हुआ है, तो उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश में उसकी पीडीएफ आपसे टेलीग्राम पर भी शेयर करी हुई है। तो अगर आपको नहीं मिली है तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। अब शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल का मेरा आपसे सवाल ये था कि जो पारादीप तट है, ये भारत के कौन से राज्य से संबंधित है। आप में से एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने गलत जवाब दिया हो। सबके आंसर सही थे, जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में देखे। सही आंसर है उड़ीसा। अब अगर मैप के आधार पर हम देखें तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा के कोस्टल एरिया में ये वाला हिस्सा जो है, ये आपका पारादीप पोर्ट कहलाता है। इसके अलावा उड़ीसा के और भी कई सारे तटीय पॉइंट हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि कोरनाक सन टेम्पल यहाँ पर है। इसको कोरनाक का कोस्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा ये देखिए पुरी भी समुद्री किनारे पर ही बसा हुआ है। इसके नीचे आ जाइए तो ये गोपालपुर भी है, जो कि बहुत फेमस है। इसके अलावा इन सबसे ऊपर अगर आप आ जाते हो उत्तर की तरफ जाने पे, तो ये है आपका चांदीपुर। चांदीपुर हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और उड़ीसा में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा में कुछ टाइम पहले ही नए गवर्नर भी अपॉइंट करे गए हैं। ये कौन है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, रघुवर दास। ये अभी कुछ ही महीने पहले उड़ीसा के नए गवर्नर बने हैं। और ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा की वही चांदीपुर रेंज है जहां से डीआरडीओ मिसाइल्स को टेस्ट फायर करती है, ठीक है ना। तो कई बार आप लोगों ने मेरे मुंह से सुना होगा कि डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया, कहाँ से, चांदीपुर रेंज से। तो चांदीपुर रेंज यही है वो, जहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाते हैं डीआरडीओ के द्वारा, या कई बार इसरो भी यहाँ पर सारी चीजें टेस्टिंग स्वरूप कर लेती है। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने पहली बार एक सिल्क को बनाने की एक नई तकनीक खोजी है। और इसकी खास बात ये होगी कि इस सिल्क को निकालने के लिए सिल्क के कीड़े को मारना नहीं पड़ेगा। इसी वजह से इस सिल्क का नाम करुणा सिल्क रखा गया है। तो ये राज्य सरकार है उड़ीसा सरकार। नवीन पटनायक सरकार ने एक नया फैसला लिया है कि एक नई तकनीक ऐसी बनाई जाए जिस पर ये पहले से भी काम कर रहे थे, कि जिसमें सिल्क के कीड़े को मारना ना पड़े और इनको मारे बिना ही हम सिल्क उससे निकाल पाए। तो अब ये तकनीक बन चुकी है जिसके तहत ही, क्योंकि इसे मारा नहीं जाएगा इस वजह से इसका नाम करुणा सिल्क रखा गया है। गवर्नर हैं उड़ीसा के रघुवर दास। और बेसिकली अगर बात करी जाए तो उड़ीसा तीन तरीके के सिल्क का उत्पादन करता है। एक सिल्क जिसको बोलते हैं शहतूत सिल्क, क्या बोलते हैं, शहतूत सिल्क। जो दूसरा सिल्क है इसको बोलते हैं एरी सिल्क, ERI। और तीसरी जो प्रजाति है उसको बोलते हैं तसर, TASAR, तसर सिल्क। तो ये तीन तरीके की प्रजातियां हैं जो कि उड़ीसा के अंदर सिल्क की उगाई जाती है। और ये जो करुणा सिल्क है, ये एरी सिल्क का ही एक प्रकार है। ये कौन सी डिपार्टमेंट है, या आप बोल सकते हो भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा अभी हाल ही में नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल को रिलीज किया गया है। तो ये है स्वास्थ्य मंत्रालय, जिसके द्वारा फैसला लिया गया है कि अब देखिए ये एक नया बिल पारित किया गया है। और इस बिल के अंतर्गत सरकार ये चाहती है कि एक नया कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है। इसका नाम होगा फार्मेसी कमीशन। ये कमीशन इस बात को एश्योर करेगा कि भारत भर में जो दवाइयां हैं वो क्वालिटी बेसिस होनी चाहिए। इवन इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया के तहत जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट दवाइयों पर करी जा रही है वो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी भी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। तो इससे पहली चीज तो ये है कि दूसरे देशों से, जैसे कि अमेरिका वगैरह से कुछ ऐसी दवाएं हैं जो स्टिल हमें खरीदनी पड़ती है, उसकी डिपेंडेंसी कम होगी। और इतना ही नहीं, जब हम अपने देश में ही उसे बनाएंगे तो दूसरे देशों को हम निर्यात भी कर पाएंगे। तो ये है इसका मेन उद्देश्य, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। अभी इस बिल पर चर्चा हो रही है और पूर्ण रूप से इसको अप्लाई करने में भी थोड़ा समय लगेगा, जिसके बाद फार्मेसी प्रोफेशनल्स जो हैं वो पूरे तरीके से इन चीज़ों को लेवाई कर पाएंगे। तो इसका मेन उद्देश्य है फार्मेसी के अंदर हाई क्वालिटी को मेंटेन करना।
और इस टाइम पे हेल्थ मंत्रालय किसके पास है? तो हेल्थ मिनिस्टर है भारत के कौन? मनसुख मांडविय। कौन है? मनसुख मांडविय। और आपको पता है हेल्थ मंत्रालय की स्थापना कब करी गई थी? 1947 में ही, जब भारत आजाद हुआ था। और इस टाइम पे हेल्थ सेक्रेटरी कौन है? ये सीनियर आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत है। सुधांशु पंत। ये कौन सी कंपनी है जिसने दुनिया का पहला फिक्स्ड डोज ट्रिपल कॉम्बिनेशन ड्रग सीओपीडी मैनेजमेंट के लिए भारत में लॉन्च किया है? पहले तो आप ये समझ लो सीओपीडी का मतलब क्या होता है। तो देखिए सीओपीडी को बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ठीक है। तो ये जो दरअसल मैनेजमेंट है, ये आप एक तरीके से समझ लीजिए आपके लंग से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको मॉनिटर और केयर करने के काम आता है। ठीक है। तो अब ये जो कंपनी है ये है ल्यूपिन। ल्यूपिन ने एक ऐसा डोज बनाया है, अभी तक लंग से रिलेटेड जो बीमारियां होती थी ज्यादातर, उसमें एक इंसान को एक दिन में 3 डोज लेने पड़ते थे। तो इन्होंने एक ऐसा डोज बना दिया है जो कि 3 डोज ना लेकर आपको सिर्फ एक डोज में ही काम हो जाएगा। मतलब आप दिन भर में केवल एक बार ही दवाई ले पाओगे, एक ही डोज लेना है आपको। आपका पूरे दिन का काम हो जाएगा 24 घंटे का। तो इस दवाई का नाम क्या है? इसका नाम है विल्फ्यूरो जी। क्या नाम है? विल्फ्यूरो जी। जो कि किसने बनाया है? ल्यूपिन ने बनाया है। और ल्यूपिन कंपनी जो है ये मुंबई बेस्ड कंपनी है। इसकी स्थापना 1968 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। और इसके सीईओ है विनीता डी गुप्ता। क्या नाम है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, विनीता डी गुप्ता। ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी भारत सरकार के कॉमर्स मंत्रालय के साथ एक पैक्ट साइन किया है? और ये भारत में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मेन, वहां पर एक्सपोर्ट्स हब्स स्थापित करने का काम करेंगे। तो ये कंपनी है अमेजॉन। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य ये है कि भारत में ऐसे एमएसएमई मतलब ऐसे छोटे और लघु उद्योग करने वाले लोग जो कि एक्सपोर्ट्स पर काम करते हैं, चीजों को निर्यात करने का काम करते हैं, तो ऐसे जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर ऐसे एमएसएमईज को अमेजॉन के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी कि किन किन चीजों का ख्याल रखें चीजों को एक्सपोर्ट करते टाइम, ताकि जो चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट करी जाएं वो वर्ल्ड क्लास कैटेगरी के मानकों को पूरा कर पाए। जैसे कि उनकी पैकेजिंग हो गई, इमेजिंग हो गई, उनकी डिजिटल डिटेल्स सारी लॉक करी जाए, जो कैटलॉग्स हैं वो भी डिजिटलाइज किए जाए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाए। तो ये एमएसएमई को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे अमेजोन। अमेजोन की स्थापना 1994 में करी गई थी। और इसके मालिक हैं जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। और इस टाइम पे अमेजोन के सीईओ कौन है? तो पिछले साल ही इसके सीईओ एंडी जेसी अपॉइंट किए गए थे। कौन? एंडी जेसी। ये कौन सा साइक्लोन है जो अभी न्यूज में चल रहा है? तो इसका नाम है माईचोंग। क्या नाम है? माईचोंग। तो ये माईचोंग नाम का जो साइक्लोन है ये कहाँ आने की आशंका है? ये तूफान आने वाला है बंगाल की खाड़ी में। और अब अगर जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहाँ पर समझिए ये भारत है। और ये जो पैदा हो रहा है ये एक तरीके से स्टॉर्म पैदा हो चुका है पूरे तरीके से साइक्लोन। और इसकी खास बात ये है कि ये जो आपका म्यांमार वाला हिस्सा है, ठीक है, उसके पास से जनरेट हुआ है। थाईलैंड इधर आपका म्यांमार हो गया, इधर आपका थाईलैंड हो गया, तो थाईलैंड और म्यांमार के बीच से जनरेट हुआ है। अब ये इधर की तरफ बढ़ रहा है। तो जब ये भारत से टकराएगा तो भारत में पश्चिम बंगाल को ये हिट करेगा और उड़ीसा को हिट करेगा। इतना ही नहीं, ये बांग्लादेश के तटीय हिस्सों पर भी हिट करेगा और म्यांमार के कई हिस्सों पर भी हिट करेगा। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो 3 देशों के लिए खतरा बन के उभर रहा है। और भारत में बेसिकली 2 राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पे नुकसान हो सकता है। तो अच्छी बात यह है कि हमारी सैटेलाइट्स के जरिए अब हम इन चीज़ों को पहले ही जान पाते हैं और सरकार उसके लिए पहले से ही निरंतर तैयारियां कर लेती हैं। जो कोस्टल एरियाज हैं उनको खाली कराया जाएगा ताकि जान माल का नुकसान किसी भी तरीके से ना होने पाए। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या है? माईचोंग। और एक चीज़ और, इसका नाम ये किसके द्वारा दिया गया है, कौन से देश के द्वारा है? क्योंकि किसी ना किसी साइक्लोन का जो नाम है वो कोई ना कोई देश देता है। तो इस बार इसका नाम ये दिया है म्यांमार ने। किसने? म्यांमार ने। ये चीज आप बहुत ध्यान रखना। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस हर साल कौन से दिन मनाया जाता है? ये दिवस मनाया गया है परसों के दिन, 24 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। सवाल यह है कि ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो 24 नवंबर 1975 के दिन गुरु तेग बहादुर जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे और
और इन्होंने औरंगजेब के द्वारा दिए गए इस्लाम धर्म को मानने के प्रस्ताव को पूरे तरीके से खारिज कर दिया। औरंगजेब ने काफी कोशिश करी कि इस्लाम धर्म को अपना लें, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन इस्लाम धर्म को नहीं अपनाऊंगा। और उसके बाद औरंगजेब के द्वारा इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के इल्जाम में इनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस वजह से इनकी याद में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस मनाया जाता है 24 नवंबर को। और आपको पता है इनको हिंद दी चादर के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? हिंद दी चादर, जिसका मतलब है शील्ड ऑफ इंडिया। और इनका जन्म जो है ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इन्होंने पंजाब के अंदर एक नए शहर की स्थापना भी करी थी। इस शहर का नाम है आनंदपुर साहिब। क्या बोलते हैं इसको? आनंदपुर साहिब। भारत का ही नहीं, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है, इसका उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल है। और इसका उद्घाटन तेलंगाना के अंदर हाल ही में किया गया है। तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं सिद्दिपेट। क्या बोलते हैं? सिद्दिपेट। और उसके अंदर एक जगह है जिसको बोलते हैं बुरुगपल्ली। क्या बोलते हैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बुरुगपल्ली। तो इस पर्टिकुलर जगह पे बुरुगपल्ली में ये मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर का जो परिसर है, ये 4000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और इसकी जो हाइट है, ये 36 फीट इसकी हाइट रखी गई है। ठीक है। अब देखिए, 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक तो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें मजदूर किसी भी चीज का निर्माण करते हैं। 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि यहाँ पर मशीनों के द्वारा, रोबोट्स के द्वारा पूरी इमारत तैयार करी जाती है। तो ये जो मंदिर है, ये पूरे के पूरे रोबोटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, जिसमें इंसान रोबोट्स को कंट्रोल करते हैं और रोबोट्स ही इसका पूरा मलबा रखने का काम करते हैं और उसे स्थिर करने का काम करते हैं। जैसे कि दीवार बनानी है तो रोबोट ही पूरी की पूरी वॉल जो है उसे बनाएंगे। ईंटों का यहाँ पर स्ट्रक्चर बिछाएंगे, उसके बाद नींव के ऊपर दीवालों को भी बिछाने का काम करेंगे। अब जैसे एक गुम्बद है, ये भी रोबोट्स नहीं लगाए हुए हैं। इस मंदिर को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। और पहला हिस्सा जो कि मोदक कहलाता है। मोदक जाहिर सी बात है, आपको पता ही है, मोदक फेवरेट है किसका? गणपति का। तो पहला हिस्सा इसका गणेश भगवान को अर्पित है। जो दूसरा हिस्सा है इस मंदिर का, इसका नाम रखा गया है शिवालय। ठीक है। ये अपने आप में काफी अच्छा, आप बोल सकते हो, गार्डन है। तो ये भगवान शिव को अर्पित है। और जो इसका मंदिर का जो तीसरा हिस्सा है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो लोटस के बेसिस पर बनाया गया है, मतलब कमल के फूल की तरह बनाया गया है। और ये माँ पार्वती को अर्पित है। तो इस मंदिर के टोटल 3 हिस्से हैं इस स्वरूप में। और तेलंगाना में मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। तेलंगाना में गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। ये पौंडीचेरी की भी गवर्नर है। ये कौन है जिनके द्वारा ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है? तो इस मीटिंग का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मेन उद्देश्य ये है कि इसमें पहली चीज तो ये कि दुनिया भर के 25 देशों से 4000 लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं भारत के, ठीक है, और इन 25 देशों के, उनके लिए और नए अवसर खोले जाएं। और इस पूरे इवेंट को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा, जिसको आईसीए बोलते हैं, ठीक है, इसके द्वारा ही होस्ट किया गया है। तो एक तरीके से नए रेगुलेशंस रिफॉर्म किए जाएंगे यहाँ पर, जिससे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को काफी आगे एक्सपोजर मिले। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक नई योजना शुरू करी गई है जिसका नाम है हॉट कुक मील योजना? इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा करी गई है। इस योजना के अंतर्गत योगी आदित्यनाथ इस बात को एश्योर करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 साल से लेकर 6 साल के जो बच्चे होते हैं, जो कि आंगनवाड़ी में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, उन बच्चों को डेली का जो खाना मिले, वो खाना बिल्कुल गर्म मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठंडा या रखा हुआ खाना मिले, बिल्कुल ताजा और गर्म खाना मिलना चाहिए। और इसमें इस बात को आश्वस्त किया जाए कि हर एक बच्चे की डाइट में 70 ग्राम फूड ग्रेन्स जाने ही चाहिए, चाहे फिर वो दाल हो, चावल हो, चाहे आप राजमा बना रहे हो, छोले बना रहे हो, कुछ भी। तो किसी भी तरीके का अगर आप अनाज यूज कर रहे हो, 70 ग्राम उसकी डाइट में होना ही होना चाहिए वो। तो इस योजना का नाम है इसीलिए हॉट कुक मील स्कीम। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर फाउंडेशन भी रखी है कि अगले कुछ सालों में 3401 नए आंगनबाड़ी केंद्र भी बनाए जाएंगे। इस योजना का फायदा फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लाख बच्चों को मिलेगा डेली बेसिस पर।
ये कौन सा संस्थान है जिसको द इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है लार्ज स्केल एंटरप्राइज कैटेगरी में? तो ये है एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। एनएचपीसी की स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी। और इन्होंने अपने क्षेत्र में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है और अपने एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखा है, जिसके लिए इनको एचआर वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एनएचपीसी का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद, हरियाणा का। और इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आर के विश्नोई। आर के विश्नोई, राजीव कुमार विश्नोई। क्या आप बता सकते हो अभी हाल ही में भारतीय सिनेमा अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? मैंने क्या पूछा? भारतीय सिनेमा सम्मान से। तो आपको ध्यान रखना है, माधुरी दीक्षित को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। और इतना ही नहीं, मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड से इस बार के किसको सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर मथाव राज। मथाव राज। ये कौन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो ये हैं 2009 बैच के सीनियर इंडियन रेलवे सर्विस के अधिकारी और इनका नाम है अंकित दुगर। अंकित दुगर अब से होंगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के नए डायरेक्टर। 2009 में इन्होंने सर्विसेज ज्वाइन करी हैं। उसके बाद ये इंडियन रेलवेज में अपनी सर्विसेज देते रहे, तो रूट्स वगैरह का इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अधिकारी के तौर पर। तो अब ये संभालेंगे इस मंत्रालय को। और ये मंत्रालय किसके पास है? नितिन गडकरी के पास है ट्रांसपोर्ट मंत्रालय। फिकी, जिसको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोलते हैं, भारत के अंदर कॉमर्स एंड ट्रेड के ऊपर ये मॉनिटर एंड कंट्रोल करते हैं संस्था। तो फिकी के नए प्रेसिडेंट कौन होंगे? अब से फिकी के नए प्रेसिडेंट होंगे अनीश शाह, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। और अनीश शाह पता है कौन है? ये महिंद्रा ग्रुप के सीईओ हैं इस टाइम पे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अब से ये फिकी के नए प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए हैं। और ये जिनकी जगह ले रहे हैं वो हैं सुब्रकांत पांडा। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो सुब्रकांत पांडा को सक्सीड करेंगे। और इनका जो कार्यकाल है ये 9 दिसंबर से शुरू होगा। तो ये 9 दिसंबर को नई दिल्ली में पदभार ग्रहण करेंगे। और फिकी की स्थापना 1927 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है उसकी सबसे बड़ी चोटी, मतलब ऊंची चोटी सबसे कौन सी है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अंकाका गुआ, माउंट विंसन मैसिफ, माउंट एल्बर्ट या फिर माउंट एल्ब्रुस? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप 2024 के सभी एग्जाम्स के लिए मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं। और इस बैच की खास बात यह है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर है आने वाले एग्जाम के लिए। और आपको पता है मेरा कंटेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही होता है। कुछ भी उसमें फालतू कंटेंट नहीं होता है, ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं एग्जाम्स में। इतना ही नहीं, आप डेली क्विज देना भी ना भूला करिए। डेली वहाँ पर क्विज भी अपडेट हो जाता है। और फ्री पीडीएफ वाले ऑप्शन पर भी आप डेली की फ्री पीडीएफ लेते रहिए वहाँ से। डायरेक्टली आप यूट्यूब के वहाँ पर वीडियोस भी मेरे देख सकते हैं। और जो ये कोर्सेज हैं इन सबको आप प्रीमियम कोर्सेज और लाइव कोर्सेज में अवेल कर सकते हैं। स्टैटिक जीके का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, ये बैच लाइव चल रहा है, आप इसे भी अवेल कर सकते हैं 2024 के सभी एग्जाम्स के लिए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय।